नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं दिवाकर कुमार। आज हम आत्मनिर्भर भारत को लेकर प्रधानमंत्री का जो आह्वान है, वोकल फॉर लोकल, इस पर चर्चा करेंगे। और हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान है मैकॉन लिमिटेड के सीएमडी अतुल भट्ट जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अतुल भट्ट जी से हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो ये प्रधानमंत्री ने जो आत्मनिर्भर भारत का जो मंत्र दिया है, उसको किस तरीके से लोग तो आत्मसात कर ही रहे हैं, साथ ही साथ सरकारी प्रतिष्ठान उसमें क्या कुछ भूमिका निभा रहे हैं, इन पहलुओं पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो आत्मनिर्भर भारत की जो कड़ी है, इसमें आयात निर्यात का जो फंडा है और स्टील सेक्टर हो सकती है, इन सारे पहलुओं पर अतुल भट्ट जी से हम सवाल करेंगे और जवाब लेंगे कि आखिर किस तरीके से देश उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। भट्ट जी, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल आपसे ये कि भारत प्रधानमंत्री जी ने जो मंत्र दिया है आत्मनिर्भर भारत का, उसकी जरूरत आखिर क्यों पड़ी, और इसमें जो ये हमारा मंत्र है वोकल फॉर लोकल का, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने हम मौका दिया इस बहुत बहुत महत्वपूर्ण विषय में चर्चा का। जैसे मैं इस्पात उद्योग की बात करूँगा कि अगर आप देखो, भारत का स्थान इस्पात प्रोडक्शन दुनिया में दूसरा है, मतलब चाइना के बाद हम दूसरे नंबर पर आते हैं। और जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ इस्पात में हो रहा है वो दुनिया भर में, वो इंडिया में हो रहा है इन टर्म्स ऑफ द ग्रोथ रेट। लेकिन अगर हम आत्मनिर्भरता की बात करें इस्पात क्षेत्र में, तो हम ये देखते हैं कि जो स्टील प्लांट्स लग रहे हैं इंडिया में, उसमें, और आपको पता है कि स्टील प्लांट बहुत कैपिटल इंटेंसिव होते हैं। एक 3 मिलियन प्लांट लगाने के लिए 20,000 करोड़ रुपया खर्चा होता है। तो इस स्टील प्लांट में जो कैपिटल इक्विपमेंट लग रहे हैं, मिकॉन ने हाल ही में स्टडी करी कि इसमें करीब 40% आपका बाहर से आ रहा है। जी। तो इसमें विदेशी मुद्रा खर्च हो रही है। और दूसरा, अगर यही हम इक्विपमेंट्स भारत में बनाने लगे तो जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ हैं और पर्टिकुलरली जो एमएसएमई सेक्टर है, इसको बहुत बढ़ावा मिलेगा। जी। तो आत्मनिर्भरता जो ये आह्वान है माननीय प्रधानमंत्री का, उस पे मुझे लगता है कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और कोई रीज़न नहीं है कि हम लोग आत्मनिर्भर बन जाएं इस्पात के क्षेत्र में। और जिसकी मैंने आपको बताया कि जो स्टील प्लांट जो अभी इंपोर्ट बाहर से हो रहे हैं, अगर इंडिया में बनाने लगे तो पर्टिकुलरली जो झारखंड राज्य हैं, छत्तीसगढ़ राज्य हैं, जहां पर इंडिया के स्टील प्लांट्स के लोकेटेड हैं, इस क्षेत्र के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा सहयोग मिलेगा। एक चीज़ और कि अभी जो कोरोना काल है, इसको लगातार कहा जा रहा है कि ये भारत के लिए एक अवसर का मौका भी बना है। तो क्या स्टील सेक्टर में भी ऐसी कुछ उम्मीद की किरण दिख रही है? बिल्कुल। जैसे आप देखिए कि स्टील सेक्टर एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कोरोना काल में एक्सपोर्ट्स इतने ज़्यादा बढ़ गए। अगर आप देखिए कि क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं। देखिए, स्टील सेक्टर में जितने भी रॉ मटेरियल हैं वो सब यहाँ अवेलेबल है। यहाँ पूरी डिमांड अवेलेबल है। यहाँ तकनीकी क्षेत्र में मिकॉन जैसी कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और जो डीप डोमेन नॉलेज कहा जाता है स्टील क्षेत्र का, वो इंडिया में पूरा अवेलेबल है। तो कोविड क्षेत्र में हमने देखा, कोविड में जब सारी इंडस्ट्री स्ट्रगल कर रही थी, इस्पात क्षेत्र ऐसा था, बहुत दूसरे देशों में जहां सप्लाई चेन सारे डिसरप्ट हो गए थे, अधिक से अधिक इस्पात एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और आज की तारीख में एक्सपोर्ट एक बहुत बड़ा सेक्टर हो गया है इस्पात की, जिसमें हम लोग इस्पात के प्रोडक्ट्स दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी भी पैदा हुई है इस्पात सेक्टर में। हालांकि हर सेक्टर में ये अपॉर्चुनिटी पैदा की, लेकिन इस इस्पात सेक्टर में, जैसा कि भट्ट जी बता रहे हैं, कि एक विशेष मौका भी कोरोना काल में उत्पन्न हुआ है। वित्त मंत्रालय ने एक चीज़ और अभी कहा था कि जैसे छोटे उद्योग हैं उनको बढ़ावा देने के लिए कि 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा के जो भी टेंडर्स होते हैं, सरकारी टेंडर्स होते हैं, उसमें बाहर के पार्टिसिपेंट, जो फॉरेन पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उनको एक तरीके से उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए गए। तो इससे क्या लगता है कि लोकल जो हमारे अपने लोग जो इन्वॉल्व हैं, इस तरह के काम कर सकते हैं, उनको बहुत बढ़ावा मिलेगा?
बिल्कुल। इसमें मतलब ये जो 200 करोड़ का जो सरकार का अभी फैसला आया कि 200 करोड़ के कम के जो वैल्यू के जो टेंडर्स हैं सारा आप लोकल ही परचेज करोगे, इसमें एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन मेरे ख्याल से क्रिएट कर सकते हैं एमएसएमई सेक्टर में। क्योंकि जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जो स्टील इस्पात क्षेत्र का ही अगर एग्जांपल दूं, तो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स लगते हैं। जैसे अगर आप ब्लास्ट फर्नेस लो, तो ब्लास्ट फर्नेस का शेल का फैब्रिकेशन होता है, उसमें वेरियस कंपोनेंट्स लगते हैं। तो उसमें एक बहुत बड़ा फ़ायदा यह हुआ कि जो ये सारे कंपोनेंट्स बाहर से आने वाले थे, अब उसमें सब इंडिजिनस सॉल्यूशंस होंगे। तो इसकी वजह से जो एक तो तकनीकी क्षेत्र में हम लोग का डेवलपमेंट होगा, और दूसरा जो एमएसएमईज की तरह एक इकोसिस्टम जो क्रिएट होगा। और इसमें मैं एक और चीज़ चर्चा करना चाहूँगा कि जो मिकॉन है, जो इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस देता है, तो इसमें हम लोग अपना सहयोग करने को तैयार हैं कि कोई भी एमएसएमई अगर स्टील प्लांट का कोई प्लांट बनाना चाहता है जो इंपोर्ट हो रहा है, और उसकी भी लिस्ट मतलब हम लोग के पास अवेलेबल है, जो हम लोग पब्लिक डोमेन में शेयर कर सकते हैं। जो टेक्नोलॉजी होगी, जो डिज़ाइन होगा, उसमें मैं इनफैक्ट दूरदर्शन के माध्यम से आई वुड लाइक टू रीच आउट कि जितने भी एमएसएमईज सेक्टर हैं जो स्टील प्लांट कंपोनेंट्स बनाना चाह रहे हैं, जो कि बाहर से अभी इंपोर्ट हो रहे हैं, उनमें पूरा इंजीनियरिंग सहयोग हम देने को तैयार हैं। एक चीज़ लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये फोकस रहा है कि एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए लगातार उनके लिए बहुत तरह के स्कीम्स लाई गई हैं, वित्त मंत्रालय की ओर से बहुत तरह की सुविधाएं इनको दी जा रही है, ताकि जो हमारे छोटे छोटे औद्योगिक क्षेत्र हैं उनको बढ़ावा मिले। तो मेरे ख्याल से अगर वो सेक्टर बूस्टअप होगा तो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो थोड़ा बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। क्योंकि अब देखिए बहुत सारे जैसे इक्विपमेंट्स हैं जो इंडिया में बन सकते हैं। क्योंकि एक चीज़ हम लोग ने स्टडी करी कि जैसे आप कोई स्टील प्लांट को लीजिए, तो स्टील प्लांट में जैसे मैंने आपको बताया करीब 20,000 करोड़ का टोटल लागत होती है। उसमें लेट्स से ईच कंपोनेंट करीब 2,000-2,500 करोड़ का होता है। तो उसमें अगर इक्विपमेंट बाहर से इंपोर्ट हो रहा है, तो एक तो आपकी विदेशी मुद्रा खर्चा हो रही है। तो इसमें अभी हम लोग एक सोल्यूशन जो हम लोग ने प्रपोज किया है कि अगर आपके पास टेक्नोलॉजी किसी क्षेत्र की नहीं भी है, तो टेक्नोलॉजी का कॉस्ट मुश्किल से 8-9% होता है। तो लेट्स से 2,000 करोड़ का आपका कोई प्रोजेक्ट है, उसमें 8-9% जो टेक्नोलॉजी कॉस्ट है जो बाहर से आनी, वो अगर आप दे दें और बैलेंस जो है सारे कंपोनेंट का मैन्युफैक्चर इंडिया में करें, तो उससे क्या होगा, जो वैल्यू एडिशन इंडिया में होगा वो 1800 करोड़ रुपया का जो वैल्यू एडिशन है वो यही होगा। और जो 10% और 5% जो आपकी टेक्नोलॉजी में गैप है, जो आपको बाहर से डिजाइन्स ले रहे हैं, सिर्फ आप उसका कंपोनेंट दीजिए, तो उससे क्या होगा ना, ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं कौन बनाएंगे, ये सब एमएसएमईज बनाएंगे। तो जो हम लोग ने प्रोजेक्शन करा है, लाइक कई लोग सोचते हैं कि कितना बड़ा ये मार्केट है, तो अगर हम लोग 300 मिलियन टन की बात करें, तो उसमें आज की तारीख में विदेशी जो मुद्रा के जो कंपोनेंट अगर हम लोग 300 मिलियन अचीव करेंगे, वो 25 बिलियन डॉलर्स के होंगे। तो इतनी विदेशी मुद्रा खर्चा होगी, और ये हम वहाँ पैसा दे रहे हैं जो कि फॉरेन कंट्रीज में जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहाँ पर पैसा जा रहा है। उसकी जगह अगर हम लोग इंडिया में इकोसिस्टम क्रिएट करें कि अगर आपके पास टेक्नोलॉजी अगर है, जैसे मिकॉन की मैं आपको बताऊं, कई जगह हमारी अपनी टेक्नोलॉजी है जहाँ पर हम लोग डिज़ाइन भी खुद करते हैं, टेक्नोलॉजी भी हमारी है, टोटल सॉल्यूशंस देते हैं। लेकिन कुछ सेक्टर्स, कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पर हम लोग की टेक्नोलॉजी नहीं है, तो वहाँ हम लोग ये प्रपोज कर रहे हैं कि एक तो 200 करोड़ के जो नीचे के जो टेंडर्स हैं उसमें तो सीधे एमएसएमईज को बढ़ावा मिलेगा। जो 200 करोड़ के ऊपर के भी जो टेंडर्स हैं उसमें भी अगर हम लोग सिर्फ टेक्नोलॉजी बाहर से खरीदें और मेक इन इंडिया बाकी कंपोनेंट्स का करें, तो मुझे लगता है कि ये एक टोटल जो इकोसिस्टम क्रिएट होगा। जैसे हमारे रांची में एचईसी है ना, एचईसी के पास सारी फैसिलिटीज है फैब्रिकेशन की, लेकिन क्योंकि बढ़ावा उतना प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है, पॉलिसी सपोर्ट नहीं है, तो वो भी कंपनी स्ट्रगल कर रही है। सो एक तरह से एचईसी, बाकी जितनी ऑर्गेनाइजेशन है, पूरा एमएसएमई सेक्टर, इसमें हम लोग एक तरह का रेवोल्यूशन ला सकते हैं अगर हम लोग ये मेक इन इंडिया
ये 200 करोड़ के कम वाले प्रोजेक्ट्स और इवन 200 करोड़ के ज़्यादा वाले प्रोजेक्ट्स जिसमें हम लोग सिर्फ टेक्नोलॉजी बाहर से लें और बाकी सारी चीज़ मेक इन इंडिया करें। अगर सारी चीज़ मेक इन इंडिया करेंगे तो हमको लगता है एक दूसरा डायमेंशन, अगर इस पे हम लोग बढ़ जी सोचे कि जिसकी बात आप कर रहे हैं कि सपोज दैट अगर 2000 का कोई प्रोजेक्ट है उस पर सिर्फ हम टेक्नोलॉजी सपोर्ट बाहर से लेते हैं, बाकी 1800 करोड़ का काम हम यहाँ पे करते हैं, तो हमको लगता है कि ह्यूज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी स्कोप बनता है। बिल्कुल। और इसमें जैसे मैंने बताया कि एमएसएमई सेक्टर है जो 40% ऑफ द वर्क फोर्स तो एमएसएमई एम्प्लॉय करती है। और इसमें आप कोविड ने हम लोग को याद ये भी रिमाइंड किया कि जितना जो पलायन हुआ है, अब अगर हम लोग यही कंपोनेंट्स इंडिया में बनाने लगे तो जो झारखंड जैसे राज्य हैं जहां पर आदिवासी बहुत क्षेत्र हैं, इसको बहुत बड़ा बढ़ावा क्योंकि यहाँ पर वो पूरा इकोसिस्टम क्रिएट होगा। ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी नहीं है ह्यूमन पे। अच्छा, तकनीकी क्षेत्र में जो इंजीनियरिंग स्ट्रेंथ है, मैं तो कहूँगा कि जो मेटलर्जी इंडस्ट्री का जो हब है, जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, वो पूरा आपका रांची है जी। तो क्योंकि कोई ऐसा दुनिया में ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो पिछले 60-70 साल से सिर्फ स्टील प्लांट डिजाइन कर रहा है। तो वो एक हम लोग को एक बहुत बड़ा एक्सपर्टीज अवेलेबल है, टेक्निकल एक्सपर्टीज। तो अगर हम लोग आत्मनिर्भर हैं तकनीकी क्षेत्र में, तो आत्मनिर्भर मैन्युफैक्चरिंग में भी होना चाहिए। एकदम। आपकी एक्सपर्टीज की बात हो रही है तो थोड़ा मेकॉन पे भी हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि मेकॉन पिछले कुछ साल पहले तक कहा जाता कि मेकॉन की स्थिति भी एचईसी की तरह हो रही है और ये घाटे में जा रही है कंपनी, और फिर ये कंपनी एक कह सकते हैं कि नवरत्न कंपनी के रूप में उभर कर आई है और इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। तो हम जरा जानेंगे कि आपके आखिर वो कौन से बड़े बड़े टिप्स रहे जो आपने एक टीम वर्क जो मोदी जी का लगातार फोकस रहता है, और इसमें मोदी जी का जो एक हम कह सकते हैं कि उत्साह काम आया है। बहुत ज़्यादा हम तो प्रेरणा लेते हैं माननीय प्रधानमंत्री से, हमारे माननीय इस्पात मंत्री से। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे आपने सही कहा कि मेकॉन की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी, वित्तीय उसकी हालत, क्योंकि हम लोग 15-16 में हम लोग का टर्नओवर करीब 327 करोड़ रुपया था और घाटा करीब 170 करोड़ था। और उससे जब हम लोग ने ये सिचुएशन देखी तो एक चीज़ हम लोग ने देखा कि इस्पात क्षेत्र में हम लोग का बहुत निर्भरता ज़्यादा थी। और अगर आप एक स्टील प्लांट को देखो तो स्टील प्लांट में तरह तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। जैसे स्टील प्लांट में पाइपलाइन है तो हम लोग को ऑयल एंड गैस में बहुत एक्सपर्टीज होती है। तो प्रधानमंत्री का इनफैक्ट जो ऊर्जा गंगा प्रोग्राम जी, उसमें हम लोग ने देखा कि इतना हम लोग को उत्साह मिला कि ये ऊर्जा प्रोग्राम जो पूरा कनेक्ट करा जो ईस्टर्न ग्रिड को गैस ग्रिड से, तो इसमें हम लोग को बहुत सपोर्ट मिला हम लोग के जो कस्टमर ऑफ इंडिया, और उन्होंने हमें काम दिया और इस काम से हम लोग इनफैक्ट यहाँ के लोकल यूथ को भी एम्प्लॉयमेंट मिला और हम लोग की भी स्थिति इम्प्रूव हुई। इसी तरह से जो भारत नेट प्रोजेक्ट है झारखंड में जो आप इंटरनेट कनेक्टिविटी दे रहे हैं, तो उसमें भी हम लोग को मौका मिला काम करने का। सो ये जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में जो प्रोत्साहन हुआ, जो इस सरकार का जो ड्राइव था कि तो हम लोग ने क्या किया कि अपनी जो प्रायोरिटीज थी वो हम लोग ने सरकार की प्रायोरिटीज के साथ अलाइन कर लिया। और उसका नतीजा यह हुआ कि जहां पर हम लोग का 327 करोड़ का टर्नओवर था 15-16 में, तो पिछले साल हम लोग का टर्नओवर 650 करोड़ हो गया, लगभग दुगना हो गया। ऑर्गेनाइजेशन को अपने एक तरीके से कहें तो हम क्या मल्टी डायमेंशनल कर दिया। और एक चीज और जो हम लोग ने इनकलकेट की, मैंने अपने जो इंजीनियर्स हैं उनको बोला कि आपको अपने कोर एरिया में तो अच्छा होना ही है, साथ में एक और एरिया में आपको डेवलप करना है। जैसे जो मैकेनिकल इंजीनियर्स थे उन्होंने बहुत ज्यादा ऑयल एंड गैस किस तरह से कंप्रेसर डिजाइन होंगे, किस तरह से ये पाइपलाइन की सेफ्टी आप बढ़ाओगे, उसमें उन्होंने करा। इसरो में जैसे आपको पता होगा सेकंड लॉन्च पैड मेकॉन ने ही बनाया था, तो स्पेस के क्षेत्र में कुछ लोगों ने स्पेशलाइजेशन किया। तो इस तरह से जो ट्विन स्पेशलाइजेशन करा कि एक इंजीनियर ही नहीं है, उसको मैंने कॉन्ट्रैक्ट्स में भी कि भाई आप 2 क्षेत्र में, तो उससे क्या हुआ हम लोग की प्रोडक्टिविटी डबल हो गई। तो इससे मतलब पूरी ऑर्गेनाइजेशन को बूस्ट मिला और 174 करोड़ का जो लॉस था हम लोग को, पिछले साल हम लोग को 89 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है।
तो मतलब इसको अगर हम कोरिलेट करें भट्ट जी कि प्रधानमंत्री लगातार कहते हैं कि किसानों की आमदनी हमको दुगना करना है, तो उसमें वो लगातार एलाइड सेक्टर की बात करते हैं कि किसान सिर्फ अपना पारंपरिक खेती नहीं करें, वो फिशरीज भी करें, मुर्गी पालन भी करें, बकरी पालन भी करें। तो हमको लगता है कि ये दूसरे सेक्टर में भी अगर इम्प्लीमेंट होता है तो डबल इनकम की बात उसमें लागू होती है क्या? जी, एकदम एकदम आपने ठीक कहा कि मल्टी स्किलिंग की जरूरत है और एक कहा जाए कि मल्टी डायमेंशनल बिजनेस ओरिएंटेशन भी मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए कि आप अपनी चारों तरफ देखिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या बिजनेस है और अपने को बिजनेस एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने को बदलिए, अपने को अलाइन करिए। तो बिजनेस के अनुसार अपने आप को ढालिए। और वैसे में प्रधानमंत्री का जो मंत्र है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत। उस कसौटी पर कैसे सरकारी उपक्रम खड़े उतर रहे हैं या उस दिशा में सरकारी उपक्रम क्या कुछ कर रहे हैं, मैं कौन इसमें किस तरह से अपनी भूमिका निभा रहा है? जैसे मेक इन इंडिया में एक तो हम लोग का एक रोल रहता है टू एडवाइज ऑन द पॉलिसी टू द गवर्नमेंट। जैसे हम लोग का इस्पात मंत्रालय है जी, उसमें कई तरह के पॉलिसीज आए हैं जिससे डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोत्साहन मिला है। जैसे मैं आपको एक पॉलिसी की बात करना चाहूँगा, जो DMISP पॉलिसी जो लॉन्च हुई। इसका DMISP का फुल फॉर्म है डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड आयरन एंड स्टील पॉलिसी। इस पे हम लोग ने ये कहा कि अगर किसी सरकारी कोई सरकारी संस्था अगर स्टील खरीदती है और उस स्टील को बना डोमेस्टिक इंडस्ट्री में है तो फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को मिलनी चाहिए जी। तो ये DMISP पॉलिसी ने काफ़ी सहयोग किया। जो हमारे जितने भी पाइप मैन्युफैक्चरर्स थे, मैं आपको बताऊं, जैसे ये हमारा जो ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट है, इसमें ये सारे पाइप्स पहले चाइना से आते थे, लेकिन फिर अब पूरा एक टर्न अराउंड हुआ है और डोमेस्टिक जो पाइप मेकिंग कैपेसिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, तो उसको बहुत प्रोत्साहन मिला। और इसी तरह के हम देख रहे हैं कि कई प्रोडक्ट्स हैं जो कि इंपोर्ट होते थे, लेकिन फिर ये हुआ कि डोमेस्टिक कैपेसिटी एग्जिस्ट करती है, जो टेक्निकल कैपेबिलिटीज हैं, तो अब वो सारा प्रोक्योरमेंट डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट होने लगा है। आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ इवेंट अगर हम लोग कहें कि या इस तरह के कोई नोट्स आप लोगों के सामने आए कि ठीक है, जो बहुत सारी विदेशी कंपनियां थी उनका इन्वॉल्वमेंट इस सेक्टर में था, लेकिन जब से ये प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया आत्मनिर्भर भारत का और वोकल फॉर लोकल का, तो उसके बाद वो थोड़ा सा टर्न आउट हुआ है? डेफिनेटली। अब आप इस्पात क्षेत्र में ही देख कि हम लोग नेट ऑलमोस्ट इंपोर्टर होते थे, काफ़ी स्टील प्रोडक्ट्स इंपोर्ट होते थे, लेकिन अब हम लोग की स्थिति थोड़ी बदल रही है, अब हम नेट एक्सपोर्टर बन रहे जी। इस तरह का जो एक पॉलिसी सपोर्ट रहता है और जो दिशा सरकार दिखाती है कि आप मैक्सिमम इंडिजनाइजेशन करिए, तो उससे एक पूरा यू कैन से एक इकोसिस्टम डेवलप होता है कि किस तरह की, क्योंकि देखिए हम लोग की टेक्निकल कैपेबिलिटीज तो ह्यूज है, हम लोग की जो इंजीनियरिंग स्ट्रेंथ है वो जिस तरह के हम लोग अंडरस्टैंडिंग है, जिस तरह के हम लोग तकनीकी स्ट्रेंथ रखते हैं, वो तो उसको मतलब दुनिया में कोई मेरे ख्याल से इंजीनियरिंग जोड़ नहीं है। तो अगर हम लोग को सब टेक्निकल कैपेबिलिटीज हैं तो वो ट्रांसलेट करके मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज में, और आपका एक जो सिस्टम होता है इकोसिस्टम की सारी जो जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, अमेरिका में एक पॉलिसी थी मेल्ट एंड मैन्युफैक्चर। वो ये कहते थे कि अगर आप कोई स्टील प्रोडक्ट, कुछ पर्टिकुलर कैटेगरीज ऑफ स्टील प्रोडक्ट यूज कर रहे हो तो उसकी मेल्टिंग अमेरिका में होनी चाहिए। तो यानी आप स्क्रैप तो इंपोर्ट कर सकते हो लेकिन बिलेट इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो यानी अगर आप इस तरह की इनिशिएटिव करें कि भाई, क्योंकि मुझे लगता है कि इंडियन स्टील इज द बेस्ट, मतलब जो क्वालिटी ऑफ स्टील बनाते हैं उसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर हम लोग ये इंसिस्ट करें कि भाई जो ब्लास्ट फर्नेस सेल का बनेगा उसमें जो स्टील यूज होगी वो सेल की ही मेल्टेड स्टील यूज होकर वो ब्लास्ट फर्नेस बनेगा। तो ये बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को, तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को उससे बढ़ावा मिलेगा। एक चीज़ लगातार कहा जाता है कि भारत में जो उत्पाद निकल कर सामने आते हैं उसमें क्वालिटी उतना अच्छा नहीं होता है, मतलब एक क्वालिटी का इशू इंडिया में हमेशा से रहा है और शायद यही वजह भी रही है कि हमारा एक्सपोर्ट उस हिसाब से नहीं हुआ और वो प्रभावित होता रहा। तो वैसे में क्या, जब हम लगातार बात कर रहे हैं वोकल फॉर लोकल होने की कि भाई ठीक है हमारे जो उत्पाद हैं वो बहुत अच्छे उत्पाद हैं बट क्वालिटी के साथ समझौता ना हो, तो वैसे में MSME सेक्टर को और बूस्टअप करने के लिए क्या होना चाहिए? देखिए जैसे आपने सही कहा कि जो क्वालिटी एस्पेक्ट
वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसमें जो मुझे लगता है कि जो क्वालिटी जहाँ पर हम लोग को इम्प्रूवमेंट करना है वो अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में करना है। किसी टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है यहाँ, लेकिन जो आपका क्वालिटी सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस है वो इम्प्रूव करना है। जैसे जापानीज की इतनी स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल्स होते हैं, तो और मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ दीज प्रोसेसेस जैसे सिक्स सिग्मा है, ये आप लर्न कर सकते हो, इम्बाइब कर सकते हो जी। सो जैसे मिकॉन में भी हम लोग का बहुत फोकस रहता है प्रोसेस पे, क्वालिटी पे। तो अगर हम लोग ये मॉडर्न क्वालिटी सिस्टम्स अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में एम्बेड कर दें कि टू मेक श्योर कि भाई पूरा प्रोसेस में जो भी आपका प्रोडक्ट आएगा उसकी टॉलरेंसेस एकदम विद इन टॉलरेंसेस होंगी। अगर ज़रा सा भी इसमें डिविएशन हुआ तो वी आर नॉट गोइंग टू सेटल फॉर एनीथिंग लेस देन द बेस्ट। अगर हम लोग ये अपनी सोच में थोड़ा और परिवर्तन करें और क्वालिटी की इम्पोर्टेंस पे स्ट्रेस करें तो मुझे लगता है कि कोई रीज़न नहीं है कि हम लोग की क्वालिटी बेस्ट इन द वर्ल्ड ना हो। तो हम बेस्ट इन द वर्ल्ड ना हो, लेकिन उसके लिए हमें अपने क्वालिटी पर थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। और लगातार एमएसएमई सेक्टर, जैसा कि कह रहे थे भट्ट साहब भी, कि 40% से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, हमारे जो उत्पाद हैं उसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट इनका, लेकिन क्वालिटी एक इशू रहा है। और उसमें क्या हमको दूसरे देशों से कुछ सीखने की भी ज़रूरत है क्या? डेफिनेटली। जो जैसे मैंने आपको बताया कि जापानीज़ की बहुत अच्छे क्वालिटी मॉडल्स हैं जो ट्राइड एंड टेस्टेड हैं। इसी तरह से जैसे एक मैल्कम बॉलरिज क्वालिटी मॉडल है जो कि अमेरिका में है, और मुझे पता है कि वो टाटा स्टील ने इनफैक्ट मैल्कम बॉलरिज मॉडल को अडॉप्ट किया है, और उसकी वजह से उनके जो क्वालिटी सिस्टम्स में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। और आज आप देखिए कि वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स यहाँ बनते हैं इन लोग की फैक्ट्रीज में। सो मुझे लगता है कि वन शुड लुक एट द क्वालिटी मॉडल जो कि हमारे सिस्टम के अलाइंड हों, और जिससे बिकॉज क्वालिटी इज अ प्रोसेस ड्रिवन थिंग, कि जिस तरीके से आप काम करते हैं, जिस तरह से आपका मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज ऑर्गेनाइज्ड हैं, जिस तरह के आपके क्वालिटी, सो एनीथिंग व्हिच इज प्रोसेस ड्रिवन कैन बी लर्नड। आप यू कैन बेंचमार्क जो बेस्ट इन द वर्ल्ड हैं उनके साथ आप कंपेयर करके अपने सिस्टम्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो लगातार जैसे अगर हम बात करते हैं भट्ट साहब कि हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, और स्किल्ड मैन पावर भी हैं जिनकी, अगर हम कह सकते हैं कि अच्छे उद्योगों में जिनकी ज़रूरत है वो हो गए। चाहे अगर हम लोग जैसे लगातार बात कर रहे हैं वोकल फॉर लोकल की, हस्तशिल्प में हमारे पास बहुत सारे डायमेंशंस हैं, आयुर्वेद हमारा अपना एक गढ़ रहा है, फार्मा का जो क्षेत्र है वहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं जो विदेशों को हम सप्लाई करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमियां रही जिस वजह से ये सेक्टर जितना अब तक हमारा ग्रोथ होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि जो कैपेबिलिटीज़ हम लोग में हैं क्योंकि एक होता है ना कि क्रिटिकल मास, जो इंडिया में सबसे बड़ा एक एडवांटेज है कि डिमांड है हम लोग के कंट्रीज में। और अगर आप मतलब किसी भी क्षेत्र में देखें, जैसे इस्पात क्षेत्र में ही आप देखिए, आज के दिन इस्पात से एक ग्लोबल, और विदेश में अगर आप देखिए तो धीरे धीरे इस्पात के जो प्लांट्स हैं वो बंद हो रहे हैं, जितनी कैपेसिटी थी, और ये सारी कैपेसिटीज अब इंडिया में शिफ्ट होनी शुरू हो गई हैं। और मुझे ये लगता है कि आगे चलकर जो हब ऑफ स्टील मेकिंग है, जैसे आपने और भी एग्जांपल्स दिया, फार्मा का एग्जांपल दिया, हाँ। तो मुझे लगता है क्योंकि हम लोग के पास जो एक डिमांड एक जो है ज़बरदस्त, जो कि कंटिन्यूअस डिमांड है इन प्रोडक्ट्स की, इसको लीवरेज करते हुए, और जो हम लोग की टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ हैं, जो हम लोग की रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी है, हाँ। ये सब अगर आप देखो तो जो कंपैरेटिव एडवांटेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और कोई रीज़न नहीं है कि हम जितने भी आपने क्षेत्र बोले उसमें एक हम हब बन जाएं, हब ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। और मुझे लगता है कि कोविड ने एक हम लोग को अपॉर्चुनिटी दिया है टू प्रपोज एज एन ऑल्टरनेटिव टू चाइना, क्योंकि बहुत सारे कंपनीज ऐसी हैं, बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश है कि एक ऑल्टरनेट सेटअप हो। तो मुझे लगता है कि दिस इज़ द आइडियल टाइम, और ये कोविड टाइम शुड हम लोग को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए, जिसमें हम लोग एक ट्रांसफॉर्मेशन ला सकें वेरियस सेक्टर्स में, इस्पात सेक्टर में, आयुर्वेदा में, फार्मा में, कि हम पूरे दुनिया भर के जो रिक्वायरमेंट है वो इंडिया से बना के फुलफिल करें।
तो कोविड की विशेष परिस्थिति, जो हम कह सकते हैं विषम परिस्थिति, ने हमें एक सुनहरा अवसर भी दिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत और पूरे देश को आत्मनिर्भरता की कगार पर ले जाने के लिए मंत्र भी दिया है। उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। भट्ट साहब बता रहे हैं कि किस तरीके से हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और हमें ये कैपेसिटी है कि प्रधानमंत्री के इस मंत्र को हम फुलफिल कर सकते हैं। मेरा आखिरी सवाल भट्ट साहब से कि किस तरीके से प्रधानमंत्री की जो ये सोच है, जो आप कह रहे हैं कि चीन का विकल्प हम बन सकते हैं, तो हमारी कैपेसिटी है और प्रधानमंत्री के मंत्र इसमें कितना सहायक होगा? डेफिनेटली प्रोत्साहन तो हम माननीय प्रधानमंत्री से लेते हैं, उनकी जितनी ऊर्जा है कि इनोवेटिव वो लोग वो स्कीम्स रखते हैं हम सबके सामने। तो हम लोग CPSEs के लिए भी एक उनका थॉट है कि CPSEs शुड ऑल्सो बिकम शुड ऑल्सो अलाइन की जो सरकार की सोच है, जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्ट सरकार के हैं, उसमें CPSEs की भी भूमिका होनी चाहिए। और मिकॉन की तरफ से हम लोग पूरी तरह तैयार हैं और हम लोग उत्साहित हैं कि किस तरह से हम लोग कंट्रीब्यूट करें ये नेशनल ऑब्जेक्टिव में, जो कि उद्योग का किस तरह आगे बढ़ाएं सबको। तो हम भट्ट साहब से बात कर रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री की जो सोच है, देश आत्मनिर्भर बनेगा और उसमें वोकल फॉर लोकल की अहम भूमिका है और मेकॉन जैसे संस्थान अपनी महती भूमिका निभा रहे हैं और लगातार वो जो उनके आइडियाज हैं उसके साथ लगातार लोगों के सामने वो पेश भी आ रहे हैं और सरकार जो कदम उठा रही है उसका वो भी फायदा उठा रहे हैं और MSME सेक्टर को भी इसका फायदा उठाने की अपील कर रहे हैं। तो दूरदर्शन की टीम को दीजिए इजाजत। भट्ट साहब बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।